हेलो जी, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और गजब के लेक्चर में। आज हम लोग एक और मैराथन कर रहे हैं और इस मैराथन में हम लोग कॉस्ट के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। मेरे पास में तो इन प्रिंट है, मैंने पूरा बनाया है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास में भी है। एंड इस डॉक्यूमेंट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। एंड जाहिर सी बात है, इतने सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करने के लिए मुझे एक से ज्यादा सिटिंग लगेगी, मैं एक से ज्यादा बार बैठूंगा, बार बार बीच में कट्स आपको देखने को मिलेंगे एंड सबको कंपाइल करके हम ये लेक्चर आपके लिए रखेंगे, जिसका नाम हम रख रहे हैं कॉस्ट एमसीक्यू मैराथन। अब इस कॉस्ट एमसीक्यू मैराथन में ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम एमसीक्यूज के थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स मिला करके आपके लिए एक ऐसा सिंगल एक्सपीरियंस या सिंगल सेशन एक्सपीरियंस क्रिएट करें जिससे एग्जाम में आने वाले 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यूज हैं, वो आपके लिए इजी हो जाए। सो यस, सीएमए इंटरमीडिएट के सारे स्टूडेंट्स जिनके ग्रुप 1 का एग्जामिनेशन है, कॉस्ट के पेपर के लिए एमसीक्यू की एक सिंगल तैयारी अगर आपको करनी है, दिस इज द एरिया विच यू शुड बी लुकिंग इनटू, वो है एमसीक्यूज का ये मैराथन। इसके अलावा मैंने आपके लिए एमसीक्यू की एक अलग बुकलेट भी बना रखी है जो कि अगेन इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। तो जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको चेक कर लीजिए एंड यू विल गेट दैट एज वेल। जो लोग भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको गूगल ड्राइव पे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये सारे मैराथन और सारी बुकलेट मिलाकर के आपकी एमसीक्यू की तैयारी पक्की होती है एंड दिस अकाउंट्स फॉर 30 मार्क्स, तो इसको हल्के में मत लेना। अब मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट करूंगा नहीं, पहले ही एक दो डिस्क्लेमर दे देता हूं कि एमसीक्यू के डिस्कशन करते वक्त मैं थ्योरी प्रैक्टिकल सभी डिस्कशन कर रहा हूं। तो अगर आपको जरा सा भी आउट ऑफ प्लेस फील हो क्योंकि आप थ्योरी अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे हो या थ्योरी आपको नहीं समझ में आ रही है, तो यू कैन टेक टू कॉल्स। ईदर यू कैन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर और यहाँ पे जो भी थ्योरी है उसको भी एज अ फैक्ट कंसिडर करके आगे बढ़ सकते हो, या फिर मैं थ्योरी को अलग से पढ़ सकते हो। थ्योरी का भी मैराथन ऑलरेडी आपके पास में है, सो यू कैन गो एंड वॉच द कॉस्ट थ्योरी मैराथन एज वेल। उसको देखने के बाद थ्योरी पे आपका कमांड और बेटर हो जाएगा। और जहां तक प्रैक्टिकल्स की बात है तो वो तो ऐसे ही बेटर रहेगा क्योंकि आपने पूरा कोर्स देखा हुआ है, आपको पता है किस तरह से सवाल बनते हैं, तो एमसीक्यू भी बड़े आराम से बनेंगे। इस बार एमसीक्यू पे इतना ज्यादा हमने हमला बोल दिया है कि मुझे नहीं लगता कि एमसीक्यू को लेकर के कभी भी कोई भी बच्चा अंडर प्रिपेयर्ड रह सकता है। सो 30 में से 30 की तैयारी की उम्मीद मैं कर रहा हूं, पर 26 और अपवर्ड्स तो आपको भी उम्मीद करनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे हमारे तगड़े नंबर आ सकते हैं, तो एमसीक्यू में प्लीज मेहनत कीजिएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर बता रहा हूं, मैं ये एक सिटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन मल्टीपल सिटिंग। तो कपड़े अपने बीच में बदल जाए तो समझ जाना, ठीक है। तो अभी शुरुआत करते हैं विथ माई फर्स्ट सिटिंग हियर। सब मैं क्लब करके एक ही वीडियो डालूंगा, लेकिन दिस इज माई फर्स्ट सिटिंग जिसमें मैं पहले 100 क्वेश्चन पे फोकस करके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूंगा। चलो शुरुआत करते हैं। आओ जी, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है। तो भैया प्राइम कॉस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कहना गलत नहीं होगा कि सारे के सारे डायरेक्ट खर्चों को अगर जोड़ दें तो उसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। सो एकदम करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सो टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज known as prime cost. Question number 2 आता है, कंपनी employs 3 drivers to deliver goods to the customers. अब ये 3 ड्राइवर्स हैं जो कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर रहे हैं। इसे आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में कंसिडर करते हैं, करेक्ट। तो यहां पे यही पूछा गया है कि इसको कौन से ओवरहेड में डालोगे। विल इट बी प्राइम कॉस्ट? ना, क्योंकि ये कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। क्या ये प्रोडक्शन एक्सपेंस है? नहीं। क्या ये प्रोडक्शन ओवरहेड है? नहीं, ये है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 3 इज कि एक कंपनी है जो कि ₹1 का पर यूनिट का रॉयल्टी दिए जा रहा है टू द डिजाइनर ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये रॉयल्टी को खर्चे को कहां डालेंगे? वेल, रॉयल्टी बहुत फेमस एग्जांपल है ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब इतना फेमस है कि डायरेक्ट एक्सपेंस का रॉयल्टी छोड़ करके आपको एग्जांपल ही नहीं याद आ रहा होगा, है ना जी। तो अभी थ्रू आउट दिस सेशन आपको और एग्जांपल्स पता चल जाएंगे, लेकिन हाँ ये एग्जांपल तो सबको पता है, रॉयल्टी इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ए। अब एक चीज और मैं बस एक एम्फेसिस के तौर पे बस बता देना चाहता हूं, आप जब भी मेरा कोई सेशन करते हो या मेरी भी कोई एमसीक्यू बुकलेट देखते हो तो आप हमेशा पाते हो दैट देयर इज क्वेश्चन, देयर इज आंसर या ऑप्शंस, और वो ऑप्शन में मैं पहले से बोल्ड करके रखता हूं अपने आंसर्स को। वो इसलिए क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि जब हम एमसीक्यूज पढ़ भी रहे हैं तो वो भी लर्निंग इकोसिस्टम का ही हिस्सा है। वी आर स्टिल लर्निंग मोर एंड मोर थिंग्स, हम नए नए एमसीक्यूज को डिस्कवर करके सीख रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिस मैराथन विल चैलेंज
कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। उसके लिए मॉक्स होते हैं, तो अगर आप वो सब करना चाहते हैं आप मॉक पेपर दीजिए। मॉक पेपर से आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं और कितने हवा में हैं। लेकिन अगर आप फिलहाल मेरे साथ कुछ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आंसर सामने होने से आपका काम आसान होता है, आप बहुत फोकस्ड वे में काम कर पाते हैं। हम जैसे एक एग्जांपल यहां दे रहा हूं, यहां पे ही क्वेश्चन की बात करें हम, रॉयल्टी कौन सा पार्ट है, तो रॉयल्टी का करेक्ट आंसर हम सबको पता है डायरेक्ट एक्सपेंस है, हमने सीधा इसी पे फोकस किया। तो जो जो रॉन्ग ऑप्शन है हमने उसके ऊपर गौर भी नहीं किया कि ये क्या ये प्रोडक्शन ओवरहेड है, नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, नहीं है, सेलिंग ओवरहेड है, नहीं है। तो ये सारे तो ऑप्शन के, इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन होता नहीं मानते ना, बिकॉज वी नो द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट एक्सपेंस, सो वी हैव नॉट फोकस्ड आवर टाइम इनटू रॉन्ग ऑप्शंस, वी हैव फोकस्ड our time into only right options and that will save a lot of time। अब ये प्रॉपर थॉट प्रोसेस है एकदम, मैंने इसके ऊपर बहुत गौर किया है और तब जाकर के इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। एंड आपका इसमें जब समय बचेगा तब आप भी फील करोगे कि हाँ यार भैया का ये अप्रोच बेटर था। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है डैश इज अ मेथड ऑफ डीलिंग विद ओवरहेड्स व्हिच इन्वॉल्व स्प्रेडिंग कॉमन कॉस्ट ओवर कॉस्ट सेंटर्स ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड। अब भाई ये जो है ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। आंसर इसका ऑब्वियसली है अपोर्शनमेंट। लेकिन अपोर्शनमेंट क्या होता है उससे पहले आपको दो चीजें और समझ में आनी चाहिए। एक है एलोकेशन, एक होता है अपोर्शनमेंट और एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए। ये तीनों टर्म्स ऑप्शन में भी है इंटरेस्टिंगली। तो ये कैसे समझ में आएंगे, हालांकि क्लास में जब हमने थ्योरी पढ़ी है तो इसके बारे में गौर किया, लेकिन फिर भी एकदम छोटे से ज्ञान भंडारे के साथ में आपको मैं समझा देता हूं। तो देखो बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है कि आपके जो ओवरहेड कॉस्ट होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ कॉस्ट सेंटर। ठीक है, एंड एक होते हैं जो इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट सेंटर होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको, अगर हम बात करें अबाउट फैक्ट्री सुपरवाइजर, फैक्ट्री सुपरवाइजर, तो फैक्ट्री सुपरवाइजर ऑब्वियसली सिर्फ फैक्ट्री में ही काम कर रहा है, सो वी नो दैट दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री के कॉस्ट सेंटर में हम इसे चार्ज कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू खर्चे लाइक कैंटीन सर्विसेज, तो कैंटीन इज रनिंग नॉट जस्ट फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, इट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स एज वेल। तो उसको आप डायरेक्टली ऐसे एकदम एक ही कॉस्ट सेंटर पे ना चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कुछ खर्चे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे ही चार्ज होते हैं, लेकिन कुछ खर्चे होते हैं जो अलग अलग कॉस्ट सेंटर पे चार्ज करते हैं, तो उनमें कोई एक कॉस्ट सेंटर पे नहीं बल्कि कई सारे कॉस्ट सेंटर्स पे उसका चार्ज जाता है। ठीक है, वंस द कॉस्ट सेंटर्स आर आइडेंटिफाइड, तो कॉस्ट सेंटर्स से हम बाद में पर यूनिट लेवल पे उसको और चार्ज करते हैं ताकि वो यूनिट लेवल पे चला जाए वो खर्चा। तो हो क्या रहा है समझिए प्लीज, आपके मान लो 1,00,000 रुपए खर्च हुए, उस 1,00,000 रुपए में 50,000 रुपए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है और बाकी 50,000 इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। तो जो 50,000 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू सम कॉस्ट सेंटर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एलोकेशन। इसे हम क्या कहते हैं, एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि आपको एग्जैक्टली पता है कि ये खर्चा किस कॉस्ट सेंटर का है, आपने स्ट्रेट अवे चार्ज कर दिया। बट व्हेन देयर इज अ कॉमन कॉस्ट, एंड वो कॉमन कॉस्ट एक नहीं बल्कि अनेकों कॉस्ट सेंटर पे लागू होना चाहिए, बटना चाहिए, तो उसे हम करते हैं अपोर्शन या अपोर्शनमेंट। ठीक है, एंड जब कॉस्ट सेंटर सारे खर्चों को जोड़ चुका है और जोड़ करके उसको पर यूनिट पे चार्ज करता है, तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो तीनों का ये फर्क समझ में आना चाहिए। व्हाट इज एलोकेशन? एलोकेशन इज व्हेन यू हैव डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड अ कॉस्ट टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, इट इज नोन एज एलोकेशन। जब ये डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है, कॉमन कॉस्ट है, बांटा जा रहा है क्रॉस कॉस्ट सेंटर्स, तो उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूशन, सॉरी एलोकेशन। एंड उसके बाद सॉरी अपोर्शनमेंट, बार बार देखो यार अलग अलग टर्म्स में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एलोकेशन वाज डायरेक्ट एंड देन वी हैड अपोर्शनमेंट। ठीक है, और इसी को एट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। एंड तीसरा जो टर्म है वो है एब्जॉर्प्शन, जहां पे आप अपने कॉस्ट सेंटर के खर्चे को पर यूनिट पे एब्जॉर्ब कर रहे हो, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन।
ठीक है, तो इन 3 टर्म्स का ख्याल रखना है। यहां सवाल में कॉमन कॉस्ट देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था दैट दिस वाज रिलेटेड टू अपॉर्शनमेंट। क्लियर? सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 वाज बी। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जब खर्चे बांटते हो तो वो किस बेसिस पे बांटे हुए होते हैं, तो उसका जवाब है एलिमेंट। फंक्शन के हिसाब से जब हम बांटते हैं तो वो होता है कॉस्ट शीट का जो बंटवारा होता है ना, वो यानी प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ये वो सारे होते हैं फंक्शनल बेसिस पे। बट जब आप खर्चे बांट रहे हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस पे तो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एलिमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला बोल रहा है इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर, नो इट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट। कॉस्ट कंट्रोल प्रेजेंट में होता है ना कि फ्यूचर में होता है। नंबर 2, क्या ये करेक्टिव एक्शन है? नहीं, ये प्रिवेंटिव एक्शन है। तो इसमें भी अंतर है। करेक्टिव होता है जब आप कोई चीज में गलती सुधार करके उसको ठीक कर रहे हो, नहीं, ये प्रिवेंटिव है। आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, खर्चे को कम किया जा रहा है, रियल टाइम बेसिस पे किया जा रहा है, इसलिए ये प्रिवेंटिव फंक्शन है। इट एंड्स व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड, एकदम सही है। जब टारगेट अचीव हो जाए तब हम इसको बंद कर देते हैं, यानी कंट्रोल अगर करना चाहते थे और कंट्रोल हो गया तो और फर्दर कंट्रोल नहीं करते। क्या स्टेटमेंट मारा है, वाह क्या मजा आया भाई। एंड लास्ट है इट चैलेंजेस स्टैंडर्ड सेट। नहीं, ये चैलेंज नहीं करता, ये सिर्फ डिटरमाइन करता है कि क्या हमारे स्टैंडर्ड हैं। अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स को चैलेंज कर रहे हैं तो उसे कॉस्ट कंट्रोल नहीं कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। डैश इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, देन द आंसर इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इसे एज अ फैक्ट भी याद रख सकते हैं, हालांकि ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया इसको याद रखना। जिस भी ऐसी चीज के लिए आपको मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट अलग से आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब कॉस्ट यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि कॉस्ट यूनिट इटसेल्फ इज द मेजरमेंट of unit, correct? measurement of cost, it is a unit of measurement of cost। तो cost unit इसके साथ मिलता जुलता है, वो नहीं होगा। cost center और cost driver ये दोनों ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। टिकट काउंटर अगर मेट्रो स्टेशन पे है तो वो किसका एग्जांपल होगा? तो इसका जवाब दिया है रेवेन्यू सेंटर, क्योंकि टिकट काउंटर में और कोई काम नहीं है, उनको सिर्फ रेवेन्यू पे फोकस करना है। पर अगर उनको अपने प्रॉफिट मेंटेन करने होते तो हम उसे प्रॉफिट सेंटर कहते। और अगर दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ होंगे तो हम उसे इन्वेस्टमेंट सेंटर भी कह सकते थे। बट यहाँ पे दे आर ओनली रिक्वायर्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू। कैशियर का काम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना है एंड हेंस इट इज अ रेवेन्यू सेंटर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो कॉस्ट शीट में जो भी आप नाम पढ़ते हैं उनमें से अगर कोई भी नाम यहां मिल जाए तो वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन होगा। जैसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ऑब्वियसली ये फंक्शनल है लेकिन इसके नाम के आगे डायरेक्ट आ गया, तो डायरेक्ट आ गया तो ये एलिमेंट के बेसिस पे है। इसमें भी डायरेक्ट आ गया, ये भी एलिमेंट के बेसिस पे। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया, ये कॉस्ट शीट का एकदम हॉट शॉट आइटम है, तो ऑब्वियसली ये फंक्शनल बेसिस पे है। दिस इज द करेक्ट आंसर। और यहां इनडायरेक्ट आ गया तो ये भी एलिमेंट बेसिस पे है। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी आर बेस्ड ऑन एलिमेंट, जबकि C is based on function, तो वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज, बहुत सारे नाम है इसके, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, फिक्स्ड कॉस्टिंग, सारे नाम ही इसी के ही हैं। इसको भी एज अ फैक्ट आप याद कर लीजिए कि हाँ भाई इनके अलग अलग नाम है और ये सारे नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 है। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट काउंटिंग इज टू मेंटेन प्रॉफिट। आई थिंक ये बहुत छोटा ऑब्जेक्टिव है, इससे बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट काउंटिंग के। नंबर 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बहुत छोटा ऑब्जेक्टिव है, अगेन बहुत छोटा सा पॉइंट है। कॉस्ट काउंटिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन करता होगा पर सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं करता। नेक्स्ट है टू एंटर इनटू प्राइस वॉर, मतलब कुछ भी लिख रहे हो क्या? सी नंबर भी गलत है। थर्ड लास्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ये मुझे ठीक लग रहा है, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया डी। वी आर जंपिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। साथ साथ में मेरे पास प्रिंटेड कॉपी है तो ये रेफरेंस के लिए अच्छा रहता है, इजी रहता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट में चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डैश इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, द आंसर इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये तो एक रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो आपके पास में भी अगर इन प्रिंट है ये पूरा का पूरा मॉड्यूल तो इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। ये रिपीट क्वेश्चन है तो बेसिकली एग्जाम के टाइम पे इसको दोबारा मत देखिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 भी एक रिपीट क्वेश्चन है, आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां पे भी वही आया है, कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड खर्चा वर्चा।
क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। कॉस्ट यूनिट्स यूज्ड इन पावर सेक्टर आर। इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है किलोमीटर। किलोमीटर इटसेल्फ इज नॉट अ कंपाउंड यूनिट, ये एक सिंगल यूनिट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं अगर, तो सर्विस सेक्टर में कंपाउंड यूनिट का कॉन्सेप्ट होता है। पहला ऑप्शन कंपाउंड यूनिट नहीं है। दूसरा ऑप्शन कंपाउंड यूनिट है जिसे हम कहते हैं किलोवाट आवर्स। क्या ये पावर से रिलेटेड है? हाँ है, तो दिस कुड बी द करेक्ट आंसर। सी नंबर भी अगेन इलेक्ट्रिक पॉइंट्स पे है, ये भी एक कंपाउंड यूनिट हो सकता है। एक्चुअली कंपाउंड यूनिट तो नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट अदरवाइज भी ये इलेक्ट्रिसिटी पे है। तो इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को हम बांटते हैं, बट पावर इज वेरी डिफरेंट। अगेन सर्विस सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, अपोर्शनमेंट के लिए यूज जरूर होता है, बट ठीक है, इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। एंड मशीन आवर्स भी करेक्ट नहीं है क्योंकि वो भी कंपाउंड यूनिट नहीं है। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रोसेस कॉस्टिंग इनमें से कहां यूज होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफर, नहीं, यहां प्रोसेस यूज नहीं होता, यहां यूज होता है आपका सर्विस इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में हो सकता है प्रोसेस यूज क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। डैम कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है, और फर्नीचर मेकिंग में फर्नीचर मेकिंग में क्या होता है? प्रोसेस हो सकता है यार, फर्नीचर में प्रोसेस क्यों नहीं होगा, बट आई थिंक उसमें भी ना बैच कॉस्टिंग अप्लाई होता होगा इन फर्नीचर, क्योंकि बैचेस में वो बनते हैं। तो विल गो विद केमिकल्स। क्लियर? सो 15 का करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन आप कैंसिल आउट कर दो, इट इज ऑल्सो अ रिपीट क्वेश्चन कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन से क्लासिफिकेशन में होता है? एलिमेंट वाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 17 इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस को राइट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग आईटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग पाइप। ये किसको याद है? किसी को भी याद नहीं है। विल गो विद ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक करेक्ट ऑप्शन दिया है। मैंने इसको पढ़ा भी नहीं, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका एग्जाम है, मेरा नहीं है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 नंबर बोल रहा है एक टैक्सी प्रोवाइडर है जो कि मिनिमम 80 रुपए चार्ज करता है और उसके ऊपर 12 रुपए पर किलोमीटर पे चार्ज करता है। बताओ बिहेवियर क्या है इस कन्वेंस कॉस्ट का? तो मुझे तो इसका बिहेवियर देख करके याद आ रहा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि थोड़ा हिस्सा फिक्स है, थोड़ा हिस्सा वेरिएबल है। सो वी विल गो विथ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आई होप ऑप्शन में हो। यस, ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 is a good question. A Limited has 3 production departments. Each department has machines. Which of the following cannot be treated as cost center for cost allocation? पहला बोल रहा है machine used in production department, can it be used for allocation? Yes, it can be used. So it cannot वाले ऑप्शन में ये फिट नहीं हो रहा है। दूसरा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या हम कॉस्ट सेंटर मान सकते हैं? एक तो कॉस्ट सेंटर आप मान रहे हो मशीनों को, दूसरा आप कॉस्ट सेंटर क्या डिपार्टमेंट को ही मान सकते हो? हाँ, उसको भी मान सकते हैं, बिकॉज कॉस्ट सेंटर के डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट कुड बी अ मशीन, इट कुड बी अ यूनिट, इट कुड बी अ सब यूनिट, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन इवन बी अ पर्सन। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये क्या डिपार्टमेंट खुद हो सकता है? हाँ हो सकता है। उसके अंदर की मशीन हो सकती है? हाँ हो सकता है। ओके, अगला ऑप्शन है कि क्या दोनों डिपार्टमेंट और उसकी मशीनें हो सकती है? हाँ वो भी हो सकता है, पर ए लिमिटेड नहीं हो सकता, क्योंकि ए लिमिटेड तो यार ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इज नॉट अ कॉस्ट सेंटर। सो ए लिमिटेड डेफिनेटली इज नॉट अ कॉस्ट सेंटर हियर। क्या गजब क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम ऑन पॉइंट पूछ रहा है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं तो आप इसको रॉन्ग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ, अगेन इट्स अ रिपीट क्वेश्चन, इसको हमने कॉस्ट शीट वाला क्लासिफिकेशन में देखा है कि एनीथिंग विच इज ऑन द कॉस्ट शीट that can be considered as a functional classification of cost. semi variable, fixed cost, indirect overhead, इस तरह के नाम आप पढ़ते ही नहीं है, जो आप पढ़ते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो करेक्ट ऑप्शन इज 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। कॉस्ट विच आर एसरटेन्ड आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड इज नोन एज हिस्टोरिकल, ऑब्वियसली इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कई बच्चे इसको संक कॉस्ट करके भी आएंगे, बट सच बताऊं तो संक कॉस्ट इज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट, लेकिन उसके आगे एक लाइन और होना चाहिए, दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एज वेल। तो संक कॉस्ट से बेटर हिस्टोरिकल कॉस्ट यहां पे बैठ रहा है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग generally for the purpose of cost sheet क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज डन ऑन, मतलब क्या इतनी देर से क्या समझा रहा हूं आपको? मैंने आपको बोला कॉस्ट शीट में जो क्लासिफिकेशन होता है वो फंक्शनल बेसिस पे होता है, तो ये भी एक रिपीट क्वेश्चन ही था। विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एक्सक्लूडेड? नॉट एक्सक्लूडेड का मतलब हो गया इंक्लूडेड इन दी कॉस्ट शीट। तो गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं, इंक्लूड नहीं होता है कॉस्ट शीट में। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं होता है। प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाता है। एंड ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं होता। ये बेसिकली ए, बी और डी जो है ये अकाउंटिंग आइटम्स हैं, डेफिनेटली दे विल नॉट फाइंड अ प्लेस इन कॉस्ट शीट। बात बाकी करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट इज ओनली डायरेक्ट कॉस्ट, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, सो आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, इनमें से कौन सा प्राइम कॉस्ट नहीं है? कॉस्ट ऑफ पैकिंग पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि अगर प्राइमरी हो तो बात बदल जाती है, सेकेंडरी होने पे बदल जाती है, तो इस पे फिलहाल कमेंट नहीं कर सकते। पर आगे इन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पेड to bring material to factory, so this is carriage inward. Carriage inward is definitely part of your raw material consumption, so this is a part of prime cost. Number 2, GST paid on raw material where input cannot be claimed, this is also a part of raw material consumed, and obviously this is also a part of prime cost. D number is overtime premium paid to workers. आम तौर पे if nothing is mentioned, we considered this as a part of direct wages, so this is also a part of prime cost. So based on this, option number B, C and D all are part of prime cost. We'll go with option number A, cost of packing, जिसे हम secondary माने तो ये जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले हिस्से में, वही मान सकते हैं। करेक्ट। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा वैसे भी ना ये प्राइमरी भी होता ना तो भी ये सीओपी में जाता, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाता। इफ इट वुड हैव बीन रिलेटेड टू पैकेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल तो ही वो रॉ मटेरियल में जाता, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट काउंटिंग? रिपीट क्वेश्चन लग रहा होगा। पहला है ascertainment of cost, इट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट काउंटिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस भी कॉस्ट काउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन भी कॉस्ट काउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। असिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग, करेक्ट ऑप्शन नहीं। अब इसको हड़बड़ में पढ़ने वाले इसको भी टिक कर देंगे, बोला अरे भाई पांचवा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। नहीं, ये शेयर होल्डर नहीं, मैनेजमेंट होता तो मैं भी बोलता ऑल ऑफ द अबव, बट ये शेयर होल्डर को मैं थोड़ी ना बताऊंगा यार कि कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज डेफिनेटली नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, एंड यहां इन्होंने इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछा, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन से खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस आप मानते हो? नंबर 1, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन। आप देखो एग्जांपल निकल करके आ रहे हैं। हाँ, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा होता है। ड्राइंग्स और लेआउट भी डायरेक्ट एक्सपेंस का ही हिस्सा होते हैं। अगर आप कोई टूल या इक्विपमेंट को हायर कर रहे हो तो उसके हायर चार्जेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। रॉयल्टी भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, पर सेल्समैन वेजेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, सो इट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस। सिमिलरली रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एफओएच में जाता है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। अगेन इट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। सो 1 एंड 2 का ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है सैलरी पेड टू प्लांट सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्लांट सुपरवाइजर, तो भैया सुपरवाइजर को दिए हुए पैसे, इट्स नॉट डायरेक्ट वेज, इट इज रादर फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके ऊपर में हमने क्लास में भी चर्चा करी थी। क्वेश्चन नंबर 29, डायरेक्टर को, अगर आपने डायरेक्टर को एक लैपटॉप दिया या उस पर लैपटॉप पे डिप्रेशिएशन आ रहा है तो वो कहां जाएगा? तो इट विल गो इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, क्योंकि डायरेक्टर पे खर्च हो रहा है, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड में आता है। Question number 30. A manufacturer company has set up a lab for testing of products for compliance with standard. Salary of the lab staff would be considered as quality control cost, यानी ये COP का हिस्सा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ऑडिट का पैसा दिया एक्सटर्नल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को, कहां जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा। बच्चे को पता है ये बात। क्वेश्चन नंबर 32, सैलरी पेड टू फैक्ट्री स्टोर्स इज गोइंग इन फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री के स्टोर्स में अगर आपने किसी को सैलरी दी है, इट विल गो इनटू फैक्ट्री ओवरहेड्स। कैंटीन का पैसा फैक्ट्री ओवरहेड्स का या फैक्ट्री वर्कर्स का, अगेन विल गो इनटू फैक्ट्री ओवरहेड्स। अ कंपनी पेज रॉयल्टी टू स्टेट गवर्नमेंट, तो ये कहां जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। अगेन आई थिंक इट इज अ रिपीट क्वेश्चन, इसको करने की दरकार नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वर्क्स ओवरहेड? तो उसमें पहला आया स्टोर कीपर। स्टोर कीपर एफओएच का ही हिस्सा होता है, यानी कि वर्क्स ओवरहेड का हिस्सा होता है। प्लांट मैनेजर भी उसी का हिस्सा होता है। सेल्स मैनेजर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का हिस्सा होता है, सो क्लियरली इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्क्स ओवरहेड। और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन भी इसी में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, a profit center is a center where manager has responsibility of generating and maximizing profit. ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में, सो दैट बिकम्स अ इन्वेस्टमेंट सेंटर। बोथ होगा नहीं, और डी नंबर भी बोगस है तो वो भी नहीं होगा, सो वी विल गो विद 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, तीन तरह के होते हैं प्राइमरीली। एक होता है कॉस्ट, एक होता है रेवेन्यू,
और एक होता है अपना इन्वेस्टमेंट सेंटर। क्लियर? सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। क्वेश्चन नंबर 38, कॉस्ट यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाए? एक फैक्ट की तरह आप इसे याद कर ले। मैं इसलिए फैक्ट बोल देता हूं या इस तरह थ्योरी बोलता हूं बिकॉज दिस हैज बीन पिक्ड फ्रॉम अ लाइन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट बुक। तो इस पर मैं क्यों कमेंट करूं, आपको एक बार पढ़ना चाहिए, कोई ना कोई डेफिनेशन ये लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, फिक्स कॉस्ट क्या है? विच चेंजेस इन टोटल इन प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन आउटपुट। ये तो डेफिनेशन वेरिएबल कॉस्ट का है, सो डेफिनेटली इट्स नॉट अ फिक्स कॉस्ट। विच चेंजेस पार्टली एंड पार्टली सेमी वेरिएबल का जवाब है। थर्ड है विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग द गिवन टाइम डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट। ये फिक्स कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 39। डी नंबर बोला विच रिमेन सेम ऑन ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट का डेफिनेशन है। सो देखा जाए तो बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में बोला अनकंट्रोलेबल कॉस्ट विच आर द कॉस्ट which dash be influenced by the action of a specified member of an undertaking। क्योंकि इसके नाम क्या गया अनकंट्रोलेबल, तो इट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस। सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज 40 का ए। क्वेश्चन नंबर 41, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट आर मटीरियल ओनली, लेबर ओनली, एक्सपेंस ओनली, या फिर सब मिला करके? भाई सारे मिला करके। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। मैंने मार्क कर रखा है बी या फिर इंस्टीट्यूट ने मार्क कर रखा है बी, तो ये रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चनरी हो जाना। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए डी। क्वेश्चन नंबर 42, एबनॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट cost normally incurred? No. Cost not normally incurred? Yes. Cost which is charged to customer? Not necessary. Cost which is included in the cost of the product? Not necessary. So we'll go with option number B. Question number 43, conversion cost includes cost of converting dash into dash। कोई भी बच्चा बता सकता है RM into FG, यानी raw material into finished goods। Question number 44, sunk costs are related या are relevant for decision making? Wrong. Are not relevant for decision making? Correct. Are cost to be incurred in future? Wrong. This is cost incurred in the past और future cost नहीं past. So we will go with option number B. 44 का आंसर है B। 45, प्राइम कॉस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ है, बस इन तीनों को जोड़ दो, आंसर आ जाना चाहिए। 1,70,000 is the correct answer, question number 45 का C। Question number 46, cost of a project is 10,000, profit is equal to 25% of selling price। और सेलिंग प्राइस ध्यान रखना, अपने वो प्रॉफिट कंप्यूट करना है। शॉर्ट तरीका है इसका 10,000 डिवाइडेड बाई 75% इंटू 25%, तो ये हो जाएगा 3,333। 3,333, द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको कैलकुलेट करना है। नेट वर्क्स कॉस्ट दिया हुआ है, नेट वर्क्स कॉस्ट है 2 लाख का, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 1 लाख का, जोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का कुछ नहीं करना क्योंकि नेट ऑलरेडी दिया हुआ है। सो नॉट टू बी कंसिडर्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, बट यू विल हैव टू कंसिडर्ड क्लोजिंग एफजी एज वेल विच इज 30,000। ये नेगेटिव में है तो ये माइनस होगा, और ओपनिंग का एफजी कुछ नहीं है, सेलिंग ओवरहेड 10,000 का है, तो इसका करेक्ट आंसर निकल करके आएगा 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 30,000, तो ये हो गया 2,80,000। 2,80,000 विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल? तो भाई इसका आंसर होगा पिल्फरेज। विल गो विथ ऑप्शन नंबर 1 पिल्फरेज। पिल्फरेज का मतलब होता है नॉर्मल माइनर थेफ्ट, नॉर्मल माइनर थेफ्ट, तो इसे हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल। बाद बाकी एक्सीडेंट, केयरलेस हैंडलिंग, ये सारी चीजें आएंगी नॉन नॉर्मल यानी एबनॉर्मल में। खर्चों में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? मटेरियल होता है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट मटेरियल इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नन ऑफ देम या फिर ऑल ऑफ देम, देन विल गो विथ नन ऑफ देम। डायरेक्ट मटेरियल ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव है ना ही सेलिंग है। सो दैट बीइंग सेड क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 51 एंड ऑनवर्ड्स शुरू। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। स्टोर्स लेजर एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है। इनफैक्ट क्योंकि ये क्वेश्चन आया तो मुझे बस रिमाइंड करना आपको कि आप बिन कार्ड वर्सेस स्टोर्स लेजर ये थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। दोनों काफी सिमिलर होते हैं लेकिन फिर भी काफी फर्क होता है। हमने कवर किया अपने थ्योरी लेक्चर्स में भी और क्लास में भी इसके ऊपर में डिस्कशन हुई है, तो इसको आप जरा थोड़ा सा ढंग से तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन में तो खैर अकाउंटिंग रिकॉर्ड की बात है, उसी टी फॉर्म की जो डिस्टिंक्शन है उसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड स्टोर्स लेजर के लिए लिखा हुआ था, तो ये याद आ गया और आंसर करेक्ट है इसका। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि बिन कार्ड जो होता है ना वो स्टोर्स लेजर जैसा ही होता है, बस उसमें वैल्यूज नहीं होती, देयर इज नो वैल्यू देयर, यू ओनली हैव क्वांटिटी देयर। तो थोड़ा सा और इलैबोरेट करूं तो स्टोर्स लेजर में क्वांटिटी भी होती है और वैल्यू भी होती है, बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी होती है, वैल्यू नहीं होती। बाद बाकी डिस्टिंक्शन आप जाकर के एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज ऑलवेज वेरिएबल। डायरेक्ट मटेरियल और कोई तरह का हो नहीं सकता। Question number 53. In which of the following method of pricing cost lags behind the current economic values? तो भाई एकदम सही बात है, ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो आपका कॉग्स है ना वो कॉग्स रिलेटिवली अंडर रिपोर्टेड रहता है। अंडर रिपोर्टेड का मतलब यही है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ वो तेजी से नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो पुरानी वैल्यूज को सीओजीएस में ट्रांसफर करता रहता है। तो सीओजीएस विल बी अंडर रिपोर्टेड एंड दैट could also be what to say described as cost lags behind the current economic value. Question number 54 में बोला in which of the following method issues of material are priced at predetermined rate. predetermined rate का मतलब हो गया standard price method. Question number 55 which of the following method smooths out the effect of fluctuation. smooth out करने की बात जब आई तो weighted average का ख्याल आना चाहिए and that is the correct option here. Question number 56 in which of the following incentive plan पेमेंट ऑन टाइम बेसिस आर नॉट गारंटीड। बेसिकली गारंटीड वेज रेट नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन से प्लान में ऐसा होता है? तो हेल्थ से प्लान में एकदम होता है गारंटीड, सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन हियर। हेल्थ रोवन में भी सेम होता है, गारंटीड वेज रेट होता है, उसके ऊपर बोनस मिलता है। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट में कुछ भी गारंटी नहीं होती, इसके नाम में ही पीस रेट है, तो दिस इज ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर। इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको 80% एंड 120% या फिर 83% एंड 125% के हिसाब से ऑन द पीस रेट मिलता है बेस्ड ऑन वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग मोर देन स्टैंडर्ड और लेस देन स्टैंडर्ड। तो टेलर के रूल में जो भी होता है वो पीस रेट सिस्टम में होता है। एंड गैंट टास्क एंड बोनस थोड़ा अलग सिस्टम है। इसमें आप अगर अपने स्टैंडर्ड के नीचे हो तो आपको गारंटीड वेज रेट मिलता है, अगर आप स्टैंडर्ड पे हो तो 120% ऑफ योर गारंटीड वेज रेट मिलता है, और अगर आप स्टैंडर्ड से ऊपर हो तो 120% ऑफ पीस रेट मिलता है। तो ये काफी अलग है, इसमें भी गारंटीड वेज रेट का कंपोनेंट है। सो ऑब्वियसली गैंट टास्क भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, द करेक्ट ऑप्शन इज टेलर। क्वेश्चन नंबर 57 कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये कहां चार्ज करना चाहिए? तो भैया ये जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, क्योंकि आपकी खुद की गलती है। दिस इज एन एबनॉर्मल आइटम, आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, आप खोटी हो रहे हो, तो इट शुड गो इनटू कॉस्टिंग पीएल। इसको ना फैक्ट्री ओवरहेड्स में चार्ज कर सकते हो, ना वेज रेट को इन्फ्लेट कर सकते हो, ना इसे इग्नोर कर सकते हो, बेसिकली बात कहूं तो। ओके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 में। व्हेन ओवरटाइम इज रिक्वायर्ड टू मीट अर्जेंट ऑर्डर्स ओवरटाइम प्रीमियम शुड बी, तो इसमें लिखा है इट शुड बी चार्ज एट ओवरहेड कॉस्ट। तो इसमें आपको मैं बता दूं ऐसे तो चार्ज ना तीन तरीके से होता है, तीन सिनेरियोज हैं। नंबर वन, जब आपके कस्टमर ने ही रिक्वेस्ट किया है, तो व्हेन योर कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड, आप कस्टमर से ही चार्ज कर लेते हैं, करेक्ट, चार्ज्ड टू कस्टमर, और उसको जब आप चार्ज कर रहे हैं तो आप इसको ओवरहेड में चार्ज कर सकते हैं। जब ये रेगुलरिटी है, एकदम रेगुलर काम है, रोज रोज ये होता है, तब आप अपनी वेज रेट को ही इन्फ्लेट कर देते हैं। एंड जब ये आपकी फॉल्ट से हुआ है तो ये जाता है सीपीएल में, यानी कि कॉस्टिंग पीएल में। ऑब्वियसली यू कैन नॉट चार्ज इट टू द प्रोडक्शन। तो उन्हीं में से एक चीज आ गया कि भैया आपको मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर्स के लिए है, तो उस केस में क्या होगा, इट विल बी चार्ज एज एन ओवरहेड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 59 बोला है लेबर टर्नओवर कैसे मेजर किया जाता है? पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, एक
बाई होना चाहिए था, वो नहीं है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, दिस लुक्स करेक्ट, ये रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर इन द बिगिनिंग प्लस नंबर एट द एंड, ऐसा कैसा, ये तो एवरेज होना चाहिए था। अगर इसको डिवाइड बाय 2 भी बोलता तो हम सोचते इसके बारे में, बट दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ये लेफ्ट वाला भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेपरेशन मेथड भी लग जाता है इसमें, बट नहीं है, ये करेक्ट आंसर नहीं है, इन्होंने डिवाइड बाय 2 नहीं किया नीचे डिनोमिनेटर में। फिर बोलता है नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय नंबर्स इन द बिगिनिंग, सब गलत है। सो बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जहां पे एवरेज का ठीक से मेंशन किया है, रिप्लेसमेंट को यूज किया है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 60 अपने को बोलता है कि आइडल टाइम इनमें से क्या है। तो आइडल टाइम वो है जो टाइम स्पेंड किया जाता है फैक्ट्री में वर्कर के द्वारा, या फिर ऑफिस में, या फिर मैं काम छोड़ करके जो वो टाइम स्पेंड करते हैं वो, या फिर मैं टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स ऑन देयर जॉब। बेसिकली ए बी और डी बोलने के पॉइंट्स हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसको हमने बिट क्वेश्चंस वाले सेशन में भी कवर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61, ओवर टाइम क्या होता है। सो ओवर टाइम इज बेसिकली व्हेन योर एक्चुअल आवर्स इज मोर देन योर नॉर्मल आवर्स। अब ये क्या होता है भाई नॉर्मल आवर्स का मतलब ये होता है कि हमने छुट्टियां वुट्टियां सब कंसिडर करके समझा कि हमारी फैक्ट्री मान लो हफ्ते भर में 70 वीक्स काम कर सकती है, सॉरी 70 आवर्स काम कर सकती है मान लेते हैं एक हफ्ते में, लेकिन फिर भी हमने वर्कर्स को 80 आवर्स काम कराया है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब उनको ओवर टाइम करवा रहे हो। सो जब आपके एक्चुअल आवर्स आपके नॉर्मल आवर्स से ज्यादा हो जाए उसे हम कहते हैं ओवर टाइम। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question number 62, labor productivity is measured by comparing what, total output to total man hours, added value to the product with total wage cost, या फिर actual time और standard time को compare करके। तो इनमें से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, सभी चीजें लेबर प्रोडक्टिविटी की तरफ इशारा करती है। क्वेश्चन नंबर 63, if time saved is less than 50% of standard time, देन द वेजेस अंडर रोवन एंड हेल से कौन से क्या ज्यादा होगा। सो बेसिकली ये बोला जा रहा है व्हेन योर एक्चुअल आवर्स एंड बाई स्टैंडर्ड आवर्स, बोला आपका टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। सो मान लो स्टैंडर्ड आवर्स है एक बार के लिए 10 आवर्स, तो बोला जा रहा है कि एस एच माइनस ए एच इज मान लेते हैं एक बार के लिए 3। क्लियर, इसका मतलब ये हो गया कि एस एच हो गया 7, सॉरी ए एच हो गया 7, करेक्ट, एच हो गया 7। तो ऐसे में अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाएगी तो क्या होगा, तो भाई रोवन प्लान में आपको बेटर वो मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्यों, क्योंकि रोवन प्लान का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एच बाई एस एच इंटू एस एच माइनस ए एच इंटू रेट, करेक्ट, और हेल्से का होता है 50% फ्लैट। सो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 50% हो जाए तो रोवन प्लान विंस। अब यहां पे बोला है कि जो हमारा टाइम सेव्ड है वो लेस देन 50% है, इसका मतलब एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स के 50% से ज्यादा ही होगा, तो रोवन में ज्यादा फायदा होना चाहिए। आइए देखते हैं इन्होंने क्या जवाब दिया है। इन्होंने बोला है मोर वेजेस टू वर्कर्स अंडर रोवन देन अंडर हेल्से प्लान, एकदम सही ऑप्शन है, विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 बोलता है टेलर के डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में अगर कोई वर्कर अपने टास्क को कंप्लीट करने से रह जाए तो उसको कितना पैसा दिया जाए। 83% ऑफ द पीस वर्क, तो ये एकदम सही है, टेलर में इसी तरह दिया जाता है, या तो 83% या 125% या फिर 80% एंड 120% वाला फॉर्मूला यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस शैड डैश इंक्लूड्स इंप्यूटेड कॉस्ट, नो इट डजंट इंक्लूड, तो शैल नॉट इंक्लूड होना चाहिए, इट विल नॉट इंक्लूड इंप्यूटेड कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं वही खर्चे जो कि आपके एक्चुअल में इनकर हुए होंगे। Question number 66, direct expenses dash, sorry, that does not meet the test of materiality can dash be part of overhead, can be treated as a part of overhead, एकदम सही है। अगर मटेरियल है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में अलग से शो करेंगे, अगर मटेरियल नहीं है we will include that in overheads area। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है भाई, ये रिपीट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 67 पे क्रॉस मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड, द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन होता है जब आपको बाइफरकेशन नहीं करना पड़ रहा है, कॉमन कॉस्ट को नहीं बांटना पड़ रहा है, कॉस्ट एलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 69 इज ऑल्सो अ रिपीट क्वेश्चन, यू कैन स्किप दिस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। चार्जिंग टू अ कॉस्ट सेंटर दोज ओवरहेड्स दैट रिजल्ट सोनली फॉर द एग्जिस्टेंस, इसको भी कॉस्ट एलोकेशन ही कहते हैं। बेसिकली किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ तुम्हारे वजह से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एलोकेशन के नाम पे जाएगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है जब आप ओवरहेड को चार्ज करते हो ऑन यूनिट बेसिस, तो जब भी आप कॉस्ट यूनिट पे उसको चार्ज कर रहे हो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ में। व्हेन द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन इज सिग्निफिकेंट इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट। हम ये काफी बार कर चुके हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 बोलता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? क्या ये पर यूनिट पे एब्जॉर्ब हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या ये परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट पे हो सकता है? हाँ हो सकता है। और क्या ये परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस पे हो सकता है? हाँ हो सकता है, यानी सब पे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 74, प्राइमरी पैकेजिंग किधर जाता है? सीओपी में जाता है, सो वी विल गो विथ प्रोडक्शन कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 75, नॉर्मल कैपेसिटी किसको आप कहते हैं? तो भाई नॉर्मल समझाते वक्त मैं सारा ही समझा देता हूं। एक होता है मैक्सिमम कैपेसिटी, एक होता है अपना प्रैक्टिकल कैपेसिटी, एक होता है नॉर्मल कैपेसिटी और एक होता है एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, अब अगर आपने विदाउट कंसिडरिंग हॉलीडेज कैलकुलेट किए हैं कैपेसिटी को, तो उसे हम कहते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी। अगर आपने कंसिडर किया है हॉलीडेज को, तो फिर उसे कहते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी। अगर आपने अपनी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अगर अपनी कैपेसिटी को कैलकुलेट किया, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। और अगर आपने एक्चुअल वर्क आवर्स देखे हैं और उसके हिसाब से कैपेसिटी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्चुअल कैपेसिटी। ये चार चीजें बहुत अच्छे से मेंशन होती है और इसके ऊपर काफी सारे सवाल भी हैं, तो वो भी आपको देखने चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, तो बोल रहा है मैक्सिमम कैपेसिटी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी के बीच का डिफरेंस है। नहीं, वो डिफरेंस को तो हम क्या कहेंगे? आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम कहेंगे शायद। सो नहीं, ये यहाँ नहीं सही है। दूसरा बोल रहा है मैक्सिमम कैपेसिटी और एक्चुअल के बीच का फर्क है, तो ये भी मेरे ख्याल से सही नहीं है। नॉर्मल में डिमांड का कुछ मेंशन होना चाहिए, सो ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो रॉन्ग। Then we have option number C, practical capacity and the estimated idle capacity as revealed by long term sales trend। ये एकदम सही है। सो प्रैक्टिकल को भी थोड़ा सा आइडल टाइम से माइनस किया गया है ताकि हम अपने सेल्स ट्रेंड तक का ध्यान दे सकें यहां पे, क्योंकि हम सेल्स डिमांड का कुछ ख्याल रख पा रहे हैं, तो इसे हम नॉर्मल कैपेसिटी का नाम एकदम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है व्हेन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड इनकर्ड, तो इसे हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड। सो विल गो विद अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। क्वेश्चन नंबर 77, डैश इज अ साइंटिफिक एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। फैक्ट्री ओवरहेड सबसे पहले जो एकदम अर्नस्ट वाइल हिसाब से जाए तो मशीन आर बेसिस पे ही एब्जॉर्ब होता था, फिर उसके बाद हम अलग अलग पैतरे आ गए। अब तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पता नहीं फलाना डिमकाना क्या क्या रखा है, लेकिन पहले एमएचआर बेसिस पे ही होता था। सो ऑब्वियसली दैट इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ एब्जॉर्बिंग योर ओवरहेड्स। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहे हैं इनमें से कौन सा मटेरियल कंट्रोल टेक्निक नहीं है? एबीसी एनालिसिस तो पक्का है। एबीसी एनालिसिस में याद आ रहा है ए, बी और सी तीन तरह की कैटेगरी में अपनी इन्वेंट्री को बांटते थे ताकि प्रॉपर मटेरियल कंट्रोल एस्टैब्लिश हो सके। सो यस, ए इज अ मटेरियल कंट्रोल टेक्निक। बी बोल रहा है फिक्सेशन ऑफ रॉ मटेरियल लेवल्स, ये भी कुछ ना कुछ कंट्रोल टेक्निक है, लेकिन स्टोर्स लेजर बनाना एक अकाउंटिंग प्रोसीडियर है। इट इज नोवेयर रिलेटेड टू अ कंट्रोल एक्टिविटी, तो स्टोर्स लेजर डेफिनेटली इसका करेक्ट ऑप्शन बैठ सकता है। और स्लो मूविंग फास्ट मूविंग के ऊपर में भी हमने थ्योरी पढ़ी हुई है, तो वो भी इन्वेंट्री कंट्रोल का ही एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 79, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द वर्क ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, इनमें से कौन सा परचेज डिपार्टमेंट का काम नहीं है? पहला क्वेश्चन है या पहला ऑप्शन है रिसीविंग परचेज रिक्वेशन, ये एकदम इनका काम है। परचेज रिक्वेशन मतलब क्या क्या परचेज करना है, इसके लिए एक रिक्वेशन आएगी, रिक्वेस्ट आएगी, ये परचेज डिपार्टमेंट रिसीव करता है। नंबर 2, एक्सप्लोरिंग द सोर्सेज ऑफ मटेरियल सप्लाई, यानी वेंडर्स को इवेलुएट करना, ये भी परचेज डिपार्टमेंट का काम है। प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ परचेज ऑर्डर, ये भी परचेज डिपार्टमेंट का काम है। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल रिसीव्ड, ये काम नहीं है, ये स्टोर्स का काम है। सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, बिन कार्ड इनमें से क्या है? तो बिन कार्ड है वो रिकॉर्ड, क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड जिसमें वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। तो पहले ऑप्शन में बोला क्वांटिटेटिव एज वेल एज वैल्यू, नो, तो फिर स्टोर्स लेजर क्या है? दूसरा है क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल इशूड रिसीव्ड एंड बैलेंस, एकदम सही ऑप्शन है क्योंकि इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड की बात हो रही है, वैल्यू की बात नहीं हो रही है। सो ये एकदम सही लग रहा है। थर्ड है वैल्यू वाइज, ये गलत है। रिकॉर्ड ऑफ लेबर, लेबर अटेंडेंस, कहां से आ गई ये बात? तो ये भी गलत है। विल गो विद ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 81 में सेम यही सवाल अब स्टोर्स लेजर के लिए पूछा जा रहा है। विल गो विद ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पहले ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया ऑप्शन नंबर ए स्टोर्स लेजर। क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, या फिर में एक और फॉर्मूला होता है विच इज नाम क्यों भूल रहा हूं मैं उसका, सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज इनटू एवरेज, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज इनटू एवरेज, वो दो फॉर्मूले में कोई भी फॉर्मूला यहां पे होना चाहिए। पहला वाला फॉर्मूला हमें दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसपे कॉस्ट ऑफ होल्डिंग और कैरिंग इन्वेंट्री क्या हो जाता है। इट इज मैक्सिमम एंड इक्वल, मैक्सिमम नहीं होता रे, मिनिमम होता है। मिनिमम एंड इक्वल, इक्वल नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इट कैन बी मैक्सिमम और मिनिमम डिपेंडिंग ऑन द केस, गलत। मिनिमम एंड अनइक्वल एकदम सही, यानी कि आपका टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिला करके तो मिनिमम हो जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर मिनिमम एंड अनइक्वल, ये जो क्वांटिटी, अरे 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 गड़बड़ है, मैंने पढ़ा ही गड़बड़ ना। डी नंबर इज इनकरेक्ट, ये पढ़ करके अब समझ में आ रहा है भैया ये गड़बड़ है। एट विच कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड कैरिंग इन्वेंट्री इज मिनिमम एंड इक्वल, ये ज्यादा सही लग रहा है। आई गो विद ऑप्शन नंबर बी, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑफ कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, एकदम सही है ये वाला बात, और दोनों इक्वल भी हो जाता है, यानी ये भी सही है। तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर बी रादर देन डी, जो कि इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, जो कि है मिनिमम एंड अनइक्वल। उसका तो मैं लॉजिक नहीं फिट कर पा रहा हूं, मेरे हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो भी छोटी मोटी करेक्शन है उसको भी आप प्लीज मार्क कर लेना। अब जो बच्चे ना इस लेक्चर को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ इस पीडीएफ या फिर इस नोट्स को पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए ये थोड़े बहुत करेक्शंस मैं नहीं करा पा रहा हूं, आई कांट हेल्प दैट। तो लेक्चर देखना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 84, एबीसी एनालिसिस क्या होता है यार। एबीसी एनालिसिस सिंपल सी एनालिसिस है। एबीसी तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। ए वो है जिसमें सारे महंगे महंगे आइटम है, हाई वैल्यू आइटम, करेक्ट। बट अगर इनकी वैरायटी की बात करें तो वैरायटी नहीं होती, तो वैल्यू इज हाई बट वैरायटी इज लो, ठीक है ना। वो होता है ए कैटेगरी। बी में होता है मिड मिड और सी में होता है उल्टा। तो यहां बोला है इन्वेंट्री लेवल्स आर मेंटेन्ड, मतलब ये क्या है, कुछ भी। दूसरा बोल रहा है एबीसी में क्लासिफिकेशन होता है, ए होता है हाईएस्ट क्वांटिटी लोएस्ट वैल्यू, गलत, एकदम उल्टा बोला। तीसरा बोल रहा है एबीसी में बांटा जाता है, ए बीइंग द लोएस्ट क्वांटिटी एंड हाईएस्ट वैल्यू, एकदम सही। बस विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। लीफो फीफो दोनों इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड हैं, वेटेड एवरेज भी है, ईओक्यू कोई वैल्यूएशन मेथड नहीं है, वो कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 86, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस फीफो मेथड विल, देखो भाई जब आपका इन्फ्लेशन चल रहा होता है तो फीफो दो काम करता है। नंबर वन, वो कॉग्स को रिपोर्ट करता है डाउनवर्ड और इन्वेंट्री को रिपोर्ट करता है अपवर्ड। फीफो की बात कर रहा हूं। तो इसमें बोला है प्रोवाइड लोएस्ट वैल्यू टू क्लोजिंग स्टॉक, गलत है, हाईएस्ट वैल्यू होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज ऑब्वियसली रॉन्ग। नंबर टू, प्रोवाइड्स हाईएस्ट वैल्यू टू क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। अच्छा, कॉग्स अगर लोएस्ट होगा तो प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा, तो प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। तो इन्वेंट्री इज हाईएस्ट एंड प्रॉफिट इज हाईएस्ट, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सी नंबर ऑप्शन बोलता है हाईएस्ट वैल्यू टू क्लोजिंग स्टॉक बट लोएस्ट वैल्यू टू प्रॉफिट, रॉन्ग है। हाईएस्ट वैल्यू टू प्रॉफिट बट लोएस्ट वैल्यू टू क्लोजिंग स्टॉक भी रॉन्ग है। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, इन केस ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन लीफो विल प्रोवाइड, एग्जैक्टली उल्टा होगा। इन्फ्लेशन के टाइम पे लीफो कॉग्स बढ़ा के देगा, इन्वेंट्री का वैल्यू घटा के देगा और प्रॉफिट भी घटा के देगा, ठीक है। सो यहां पे बोला इट विल प्रोवाइड लोएस्ट वैल्यू टू इन्वेंट्री विच इज ट्रू एंड ऑल्सो टू प्रॉफिट विच इज ऑल्सो ट्रू। विल गो विद ऑप्शन नंबर ए, बाकी सारे ऑप्शन बकवास। क्वेश्चन नंबर 88, रीऑर्डर लेवल पूछा जा रहा है, बोल रहा है कंजम्पशन पर वीक 100 से 200 है और डिलीवरी है 14 टू 28 डेज। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, ये वीक्स में है और ये डेज में है। तो सबसे पहले आप अपने डिलीवरी पीरियड को वीक्स में कन्वर्ट करें, तो वीक्स में कन्वर्ट करते ही वो हो जाता है 2 to 4 वीक्स, ठीक है। एंड अब आपको कैलकुलेट करना है आरओएल, तो आरओएल के लिए फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम। सो मैक्सिमम अपना है 200 यूनिट एंड वीक्स है 4, तो इसका आंसर आएगा 800। सो द करेक्ट आंसर इज बी। अब जाकर के थोड़े प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो यार सिर्फ थ्योरी आ रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं। बोलता है एनुअल कंजम्पशन है 24,000, ऑर्डर है 10 का, परचेज क्वांटिटी, परचेज प्राइस है 100 का, कैरिंग कॉस्ट है 5% का, तो सी का वैल्यू आ गया 5% ऑफ 100 इज 5। अब इसका ईओक्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे 2 इंटू 24,000 इंटू 10 बाई 5, सॉल्व कर लो, 310 आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद में।
क्वेश्चन नंबर 90, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कंप्यूट करना है फीफो मेथड के हिसाब से। 1 जनवरी को हमारा ओपनिंग बैलेंस चल रहा था 50 यूनिट्स। गुड, यहां पे कैलकुलेशन कर लेता हूं। सो 1 जनवरी हमारा चल रहा है 50 इंटू 4 200। फिर 2 जनवरी को इशू हुआ है, यहां पहले ध्यान दे देना, इशू है 30 यूनिट्स का। तो 30 हमने इशू किया 4 रुपए के भाव पे, 120 इशू हो गया, हमारे पास में स्टॉक बचा 80 इंटू 4 यानी 80, सॉरी 20 इंटू 4 यानी 80। फिर 5 जनवरी को हमारे पास नया स्टॉक आया जो कि हुआ 100 यूनिट्स इंटू 5 यानी 500 रुपए का। अब हमारे पास ये तो है ही, इसके साथ में एक और लॉट आ गया, वो हो गया 100 इंटू 5 यानी 500। फिर उसके बाद में 12 जनवरी को और एक हमारे पास में रिसीट है, और ये रिसीट है 200 यूनिट्स का 4.5 के भाव पे 900 का। तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा 200 इंटू 5, सॉरी 4.5, तो ये भी हो गया 900। तो अब हमारे पास 3 तरह के लॉट अवेलेबल हैं। इसमें से जब हम 18 तारीख को इशू करेंगे तो 150 हमें इशू करना है। तो पहले 30 जाएगा, फिर 100 जाएगा, फिर 20 जाएगा। 30 जाएगा 4 रुपीज के भाव पे, 100 जाएगा 5 रुपीज, सॉरी सॉरी सॉरी, माई बैड माई बैड माई बैड। टोटल 150 इशू में 20 जाएगा 4 रुपीज के भाव पे, 100 जाएगा 5 रुपीज के भाव पे, एंड 30 जाएगा 4.5 के भाव पे, जो भी आएगा यहाँ पे। इसका मतलब हमारे पास बचा 170 यूनिट्स एट 4.5। कितना होता है 170 यूनिट्स इंटू 4.5? द आंसर शुड बी 765। चेक कर लेना, 765 should be the answer. That is the correct answer दोस्तों। क्लियर, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। सेम सवाल है, लीफो के हिसाब से पूछा है। तो भाई लीफो के हिसाब से सेम इसी चीज के हिसाब से अगर अपने जाएं तो ये वाला इशू जो है ये एकदम सही बैठा है, और ये वाला स्टॉक तक सब सही है, बस इशू करते वक्त उल्टा हो जाएगा। तो अगर हम लीफो के हिसाब से जा रहे हैं तो इशू होगा 150 यूनिट्स एट 4.5। तो हमारे पास बचेगा 50 इंटू 4.5 प्लस 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 580। 50 इंटू 4.5 प्लस 580, तो ये हो गया 225 मेरे ख्याल से। 225 प्लस 580 हो गया 805। एकदम करेक्ट ऑप्शन है। फिलहाल कैलकुलेटर नहीं लेके बैठा हूं, बड़ी गलती है, बट ठीक है यार, कर लिया कैलकुलेशन ऐसे। क्वेश्चन नंबर 92 में चलते हैं। अगेन सेम सवाल है, वेटेड एवरेज से पूछ रहा है। मैं आपको देता हूं इसका होमवर्क, लेकिन फिर भी एक हिंट दे देता हूं। द आंसर विल फॉल बिटवीन 765 एंड 805। अब अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग होती है ना, आपको पता रहता है कि फीफो और लिफो के जो रिजल्ट्स आए उसके बीच में आएगा, तो 765 और 805 के बीच का जो वैल्यू है वो इकलौता ये है। विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। सो दैट इज करेक्ट है, और करेक्ट। बाद बाकी आप इसको कैलकुलेट खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 93 बोलता है एबनॉर्मल वेस्टेज को किधर डालने का, कॉस्टिंग पीएल में डालने का। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अप इज ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 94। 94 में बोल रहा है रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करके बताने का है, एंड सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ अपने को 1000 यूनिट्स का। इसके अलावा कंजम्पशन दिया है 500, एवरेज मान लेते हैं इसको। 12 हफ्ते भी दिया है, ये भी एवरेज मान लेते हैं। तो अपने को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है ROL का, विच इज सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। सो दिस विल बी 1000 प्लस 500 इंटू 12, सो दैट विल बी 1000 प्लस 6000 यानी कि 7000। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95, अरे यार ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें ना आपको प्रॉपर एकदम हिसाब किताब बनाना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉस्ट अंडर ईओक्यू एंड व्हाट इज द कॉस्ट अंडर व्हाट टू से डिस्काउंट। आंसर 2990 एकदम करेक्ट आ रहा है, ये एकदम सही है। बस एक चीज का ध्यान देना, डिस्काउंट में भी जो सी है उसको 10 पकड़ना। मैं इसको होमवर्क दे रहा हूं बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एमसीक्यू के लिए डिजर्व नहीं करता है, बट फिर भी बस एक हिंट दे रहा हूं आपको कि आप यहां पे जब कैलकुलेशन करेंगे ईओक्यू के लिए, तब तो आप सी की वैल्यू 10 ही पकड़ेंगे, ठीक है ना, सी की वैल्यू 10 पकड़ेंगे। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे इवन फॉर डिस्काउंट, तब भी सी की वैल्यू 10 पकड़ करके ही इसको सॉल्व करना। जब सॉल्व करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 2990। करेक्ट है, वेरीफाइड है, बट मैं अभी करके नहीं दिखा सकता, जगह ही नहीं है मेरे पास।
क्वेश्चन नंबर 96 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कॉज ऑफ आइडल टाइम? तो भाई टाइम टेकन बाय वर्कर टू ट्रैवल डिस्टेंस बिटवीन मेन गेट एंड फैक्ट्री। भाई इतना तो टाइम लगेगा ना, बच्चे की जान लोगे क्या, उड़ के आएगा तो नहीं आ सकता, इतना समय लगेगा। दिस इज अ नॉर्मल कॉज। नंबर 2, टाइम लॉस बिटवीन जॉब फिनिश्ड एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू जॉब। इतना भी तो समय देना पड़ेगा, एक काम खत्म किया दूसरा चालू किया, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। किताब बंद किया दूसरा चालू कर रहे हो, इतना तो टाइम लगेगा। नंबर 2, टाइम स्पेंड टू मीट देयर प्रिंसिपल नीड्स लाइक टेकिंग लंच। हाँ, खाना भी मत खाने दो। भाई ये सारे नॉर्मल कॉजेज हैं, यहाँ पे कोई भी आप एबनॉर्मल आइडल टाइम के कैटेगरी में नहीं डाल सकते। लेकिन अगर मशीन ब्रेक डाउन हुआ तो वो एबनॉर्मल आइडल टाइम कंसिडर होगा, फॉल्ट किसकी भी हो, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए थी, अवॉइडेबल था, तो ये एबनॉर्मल कंसिडरेशन में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है इफ ओवर टाइम इज रिजॉर्टेड एट द डिजायर ऑफ द कस्टमर, तो क्या करने का, उसके जॉब पे डायरेक्टली चार्ज करने का। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 98 है लेबर टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर जनरेटेड बाय लेबर। क्या गजब गजब, मतलब ये लोग ऑप्शन मस्त देते हैं। ऑब्वियसली गलत है, मतलब लेबर जो आपका टर्नओवर जनरेट कर रहा है उसको हम कहेंगे लेबर टर्नओवर। जो पढ़ेगा नहीं ना वो ऐसा जवाब देके भी आएगा, मेरे को मालूम भी है। बी नंबर बोल रहा है रेट ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द लेबर फोर्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। एकदम सही जा रहा है, ये अच्छा जवाब है। नंबर 2 बोलता है ईदर ऑफ द अबव बोथ ऑफ द अबव। तो भाई सी और डी का तो कोई मतलब ही नहीं है, विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवॉइडेबल कॉज? नॉट एन अवॉइडेबल, ये रिपीट क्वेश्चन है वैसे, लेकिन आई थिंक ऑप्शंस अलग अलग आ रहे हैं। नॉट एन अवॉइडेबल मतलब अनअवॉइडेबल बोल रहा है, ठीक है ना? तो इनमें से कौन सा अनअवॉइडेबल है? डिससैटिस्फैक्शन विद द जॉब, क्या ये अनअवॉइडेबल है? नहीं, ये अवॉइडेबल है। सेटिस्फाई करके आप कर सकते हो, जॉब में थोड़ा सुधार लेकर के आ जाओ। लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी, ये भी अवॉइडेबल है क्योंकि इसमें भी आप ट्रेनिंग फैसिलिटी बेटर कर सकते हो। लो वेजेस, ये भी सुधार कर सकते हो, अपने वेज प्रोग्राम को चेंज कर दो। तो सारे अवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज हैं, लेकिन कोई डिसेबिलिटी हो जाए किसी का और उसको काम छोड़ना पड़े तो ये अवॉइडेबल नहीं है, ये अनअवॉइडेबल है, जाना पड़ेगा इसको, बिकॉज ही इज नॉट फिट और शी इज नॉट फिट फॉर द वर्क। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर टी। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 100 जिसपे अपना ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। एंड पार्ट 1 में अपने ये लास्ट क्वेश्चन है कॉस्ट एसोसिएटेड विद लेबर टर्नओवर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, दो कैटेगरी होती है, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है रिप्लेसमेंट। तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं, विल गो विद ऑप्शन नंबर सी विच इज बोथ ऑफ द अबव। So that being said, we have completed 100 questions, अच्छे से डिस्कस किया, ज्यादातर को मैंने छुटवाया नहीं, और जो छोड़ा भी हमने वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे। सो बहुत समय लेकर के एक एक पार्ट हम लोग करके कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा अच्छे से कवरेज हो पा रहा है। एंड आई होप आप भी इस कवरेज को ध्यान में रखते हुए हर चीजों को करोगे। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे पार्ट वाइज सारी चीजें शूट कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं इसको कंपाइल करके एक मैराथन भी बना दूंगा। अब आपके लिए लेक्चर कैसे आपके ड्राइव पे या फिर मैं कैसे यूट्यूब पे आएगा वो वक्त ही बताएगा, बट आई एम शूटिंग दिस इन वेरियस पार्ट्स एंड पार्ट वाइज या फिर मैं मैराथन वाइज कोई भी तरीके से आ सकता है, या दोनों तरफ से आ सकता है। बट आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलो बाय बाय।